वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस एंड अकाउंटेंसी ज्ञान। स्टूडेंट्स, आज हम इशू ऑफ डिबेंचर का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये कोलेटरल सिक्योरिटी क्या बला है, ये होता क्या है? कोलेटरल सिक्योरिटी होता है जैसे हम बैंक लोन लेते हैं या कोई भी लोन लेते हैं हम, तो लोन लेते हुए आप सबको पता है कि हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। कोई भी एसेट्स जिसकी वैल्यू लोन से ज़्यादा होती है, उस एसेट्स को हमें एज ए सिक्योरिटी रखना पड़ता है बैंक के पास। और सिक्योरिटी क्यों रखवाती है बैंक? कि अगर कोई डिफॉल्टर हो जाए तो उस सिक्योरिटी को बेचकर बैंक अपना पैसा रिकवर कर सके। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास जो एसेट्स होती है उसकी वैल्यू जितनी उसको सिक्योरिटी रखनी है उससे कम होती है। मतलब जो मेन प्राइमरी एसेट्स होती है उसकी वैल्यू जितना लोन के लिए सिक्योरिटी हमें रखनी है उतनी वैल्यू नहीं होती है। तो कंपनी क्या करती है, बाकी अमाउंट के लिए डिबेंचर्स को एज ए सिक्योरिटी रख देती है। तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी या एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जब डिबेंचर्स को एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी रखा जाता है उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। किस तरह से जो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट डिबेंचर्स होल्डर्स को नहीं मिलता, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनी इस तरह के डिबेंचर्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती है। इसका बेनिफिट इंस्टीट्यूशन तभी उठा पाते हैं जब कंपनी डिफॉल्टर हो जाती है अपनी पेमेंट करने में। तो बैंकर्स जो हैं वो कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं और जितने की वो डिबेंचर्स हैं उतनी अमाउंट रिकवर कर सकते हैं कंपनी से। तो अब इसकी जर्नल एंट्री हम अपनी बुक्स में कैसे करेंगे ये देखते हैं। फर्स्ट एंट्री हम करेंगे लोन लेने की। तो अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 लाख रुपीज का लोन लिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, जो हम बुक्स में जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं वो 2 मेथड से होती है। एक मेथड जिसके अंदर हम जो डिबेंचर्स हमारे एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी हमने इशू करे हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एक मेथड में नहीं करते हैं। अगर कंपनी कोलेटरल सिक्योरिटी के डिबेंचर्स को अपनी बुक्स में रिप्रेजेंट नहीं कर रही है तो हमें सिर्फ ये एक ही एंट्री पास करनी होती है और इसके बाद इनको अपनी बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना होता है। तो अगर कंपनी रिप्रेजेंट नहीं करती है डिबेंचर्स को तो सिर्फ ये एक एंट्री हम करेंगे, क्योंकि इस तरह के डिबेंचर्स से एक्चुअल में हमें कोई कैश नहीं मिलता है, तो इसलिए कंपनी इसको रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो अगर हम नहीं रिप्रेजेंट करें तो फर्स्ट एंट्री डालेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इशू ऑफ डिबेंचर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे डिबेंचर्स हमारी क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड में इसको हम शो करेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही रहेगा आपका जो हमने इशू ऑफ शेयर्स में किया था। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहाँ पे हम इक्विटी को शो नहीं करेंगे, कैपिटल को शो नहीं करेंगे, सिर्फ लायबिलिटी को शो करेंगे। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर हमारी फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे जो डिबेंचर्स हैं या बैंक लोन है वो आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की कैटेगरी में। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम कितना रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें बताएगा हमारा नोट्स टू अकाउंट्स। अब मान लीजिए कि हमने 10 लाख का तो हमने बैंक लोन ले लिया है और इस 10 लाख के बैंक लोन के लिए कंपनी ने कोलेटरल सिक्योरिटी रखी है। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख के डिबेंचर्स ऐसे कोलेटरल सिक्योरिटी रखे हुए हैं। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में? देखिए, नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट बना देते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स
यहाँ पे हमने डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री नहीं करी है, तो इससे पहले अगर कंपनी ने कोई डिबेंचर्स इशू करे हैं तो उन डिबेंचर्स को हम यहाँ रिप्रेजेंट जरूर करेंगे। मान लेते हैं कि पिछले साल हमारी कंपनी में 10 लाख के डिबेंचर्स थे जो हमने जनरल पब्लिक को इशू करे थे फॉर कंसिडरेशन फॉर कैश, और लोन ले लिया है हमने 10 लाख का, और कोलेटरल सिक्योरिटी है हमारी 2 लाख की। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे डिबेंचर्स को, डिबेंचर्स, लेकिन हम कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम जस्ट डिनोट करके दिखाएंगे इन ब्रैकेट। कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ ₹2 लाख डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स हमारे कितने हैं, 10 लाख के थे, तो 10 लाख के डिबेंचर हम यहाँ लिख देंगे। 2 लाख जो है कोलेटरल सिक्योरिटी वाले जो डिबेंचर्स हैं उनको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम उसकी बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे हैं। और साथ में बैंक लोन, बैंक लोन है हमारा 10 लाख रुपीज का, और इसके साथ भी हम लिख देंगे इशूड 2 लाख डिबेंचर as a collateral security। Issued debentures of ₹2 लाख। 2 लाख के डिबेंचर्स हमने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करे हुए हैं। तो टोटल हमारी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई है 20 लाख की यहाँ पे। तो इस 20 लाख को हम रिप्रेजेंट कर देंगे अपने करंट ईयर में। करंट ईयर में इस टाइम हमारे पास जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो 20 लाख की है, जिसमें 10 लाख हमारा इस साल जो हमने बैंक लोन लिया है वो है, और 10 लाख हमारा प्रीवियस ईयर के डिबेंचर्स थे। तो टोटल 20 लाख की हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई है। तो ये वो मेथड है जिसमें हमने कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री कहीं नहीं की है, जस्ट उसको रिप्रेजेंट किया है। अब हम नेक्स्ट जो मेथड कर रहे हैं वो ले रहे हैं जिसमें हम कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री भी अपनी बुक्स में करेंगे। सेम केस ले रही हूँ मैं जिसमें 2 लाख के हमने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं। तो उसकी एंट्री कैसे होगी, फर्स्ट एंट्री तो स्टूडेंट्स आपकी सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये एंट्री के साथ साथ एक एंट्री आप और पास करेंगे, वो होगी क्योंकि डिबेंचर्स क्या है हमारी लायबिलिटी है, तो डिबेंचर्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हमारी लायबिलिटी यहाँ जनरेट हो रही है तो टू डिबेंचर्स अकाउंट हमने 2 लाख के इशू किए थे। अब डिबेंचर्स इशू करने से क्या हमें कोई कैश मिल रहा है, नहीं, हमने तो इसको एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया है। तो फिर हम डेबिट क्या करें, ना हम बैंक और ना कैश डेबिट कर सकते हैं, तो इसको स्टूडेंट्स हम डाल देते हैं सस्पेंस अकाउंट के अंदर। तो डेबिट हम कर देते हैं डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट 2 लाख। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन की रहेगी, सेकंड एंट्री हम डाल देंगे डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट। अब इसको हम बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे जो हम क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो साथ में यहाँ लिख देंगे हम हमारे जो टोटल डिबेंचर्स हैं 10 लाख प्लस 2 लाख, हम यहाँ डालेंगे 12 लाख। 12 लाख के हैं डिबेंचर्स हमारे, और उसके साथ हम यहाँ लेस करके दिखा देंगे डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि हमने सस्पेंस अकाउंट को यूज किया है यहाँ पे, तो इसमें से 2 लाख हम लेस करके दिखा देंगे। तो 10 लाख ही हमारे डिबेंचर्स रहेंगे। एक्चुअल में हमारे डिबेंचर्स 10 लाख के ही हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बुक के अंदर, तो हम टोटल डिबेंचर्स ले लेंगे पहले जो हमारे एक्चुअल हैं और जो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी थे 12 लाख, उसमें से हम डिबेंचर सस्पेंस को माइनस करके दिखा देंगे। तो एक्चुअल जो है हमारे 10 लाख के रहेंगे, और बैंक लोन हमारा 10 लाख का ही था। तो टोटल हमारी जो
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो 20 लाख की रहेगी। बस जो डिफरेंस आया है स्टूडेंट्स वो ये है कि आपको यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को लेस करके दिखाना है, और डिबेंचर्स जो हम दिखाएंगे पहले हम टोटल दिखाएंगे मेन डिबेंचर्स जो है वो प्लस एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी जो हमने रखे हैं वो, फिर उसमें से सस्पेंस को माइनस करके फिर मेन डिबेंचर्स और जो बैंक लोन है फिर उसको ऐड करके हम करंट ईयर में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये था आपका बहुत छोटा सा और इजी सा टॉपिक है डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड बाय बाय।